तो दोस्तों नमस्कार। आज से हम शुरू करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को। और इससे पहले कि हम इंटरनेशनल रिलेशंस में अदर कंट्रीज के साथ भारत के संबंधों को समझें, हम कुछ बेसिक की कंसेप्ट्स को समझेंगे जिसके कारण कि किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी डिसाइड होती है। डिसाइड होने का मतलब क्या है कि किसी देश की फॉरेन पॉलिसी कितनी सक्सेसफुल होगी या कितनी अनसक्सेसफुल होगी, ये मैटर करता है सिर्फ इन 6 की फैक्टर्स के कारण, जिसमें सबसे पहला है इकोनॉमी, दूसरा है मिलिट्री, तीसरा है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, चौथा है ज्योग्राफी, पांचवा है लीडरशिप और छठा है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। हम इन सारे टॉपिक्स को एक एक करके देखेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि किसी देश की फॉरेन पॉलिसी अंतरराष्ट्रीय मंच पर कितना वेट रखती है। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। देखिए दोस्त, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि अमेरिका आज के समय दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी भी है और दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर भी अमेरिका ही है। मिलिट्री के कंटेक्स्ट में भी अगर हम बात करें तो अमेरिका ही आज सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश माना जाता है। और आज के समय अगर दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई सर्वमान्य कंट्री है जिसकी बात को इग्नोर करने से पहले किसी दूसरे कंट्री को सोचना पड़ता है तो वो भी अमेरिका ही है। तो इससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी में। अब देखते हैं दूसरे टॉपिक को। दूसरा है मिलिट्री स्ट्रेंथ। पर मिलिट्री स्ट्रेंथ किसी देश की कितनी ज्यादा होगी ये इनडायरेक्टली डिपेंड करता है कि उस देश की इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है। क्योंकि अगर इकोनॉमी ही स्ट्रांग नहीं होगी तो किसी देश के पास मिलिट्री को मेंटेन करने के लिए, उसे चलाए रखने के लिए, हथियार खरीदने के लिए और अन्य सारे इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए जो पैसे चाहिए वो तो आखिरकार इकोनॉमी से ही आएगा। और अगर इकोनॉमी ही ठीक से काम नहीं करेगी तो मिलिट्री को मेंटेन कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों तीसरा पॉइंट है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है कि अगर कंट्री का लीडर कोई डिसीजन ले रहा है और अगर उसे डोमेस्टिक सपोर्ट ही ना मिले तो डोमेस्टिक सपोर्ट ना मिलने के कारण देश में अस्थिरता का माहौल क्रिएट हो सकता है और इस वजह से फॉरेन पॉलिसीज में कोई मेजर डिसीजन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के सपोर्ट के बिना नहीं लिया जा सकता है। अब इसका अगर एक अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको दूं तो आप याद करिए कि जब अटैक हुआ था पाकिस्तान के द्वारा तो हमने उसका बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया था। और सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए एक बहुत बड़े विल पावर की जरूरत होती है। सपोज कि अगर वो सर्जिकल स्ट्राइक सक्सेसफुल ना होता तो उस समय जो क्रिटिसिज्म नरेंद्र मोदी जी को झेलना पड़ता वो आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरनल सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है किसी भी देश के लीडर को, ताकि वो फॉरेन पॉलिसी में मेजर डिसीजंस ले सके। अब देखते हैं दोस्तों चौथे टॉपिक को। अब दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है ज्योग्राफी। किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करने में ज्योग्राफी एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। मेजर रोल इसलिए प्ले करता है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अब आप यहां देख रहे हैं ये है नेपाल। नेपाल के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये लैंड लॉक्ड है, इसके पास सी का एक्सेस नहीं है, ये समुद्र तक नहीं जा सकता है। इसके अलावा एक चीज अगर और आप देखें तो यहां से हिमालय पूरा स्टार्ट होता है, ये पूरा रीजन हिमालय का है और नेपाल या तो चाइना पर डिपेंडेंट होगा या इंडिया पर डिपेंडेंट होगा अपने सामान को खरीदने के लिए। अगर उसे किसी भी अदर कंट्री से सामान मंगवाना है तो उसे इस रूट से लाना होगा या इस रूट से लाना होगा। तो नेपाल के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हमने उसको एयर एक्सेस बंद कर दिया तो वो अपना हवाई जहाज भी इस एरिया से नहीं लेकर के जा सकता है। तो नेपाल के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसे इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस बनाकर ही रखने होंगे, अदरवाइज वो चाइना के साथ जाएगा। लेकिन चाइना के साथ अगर आप देखें तो समुद्र यहां पर है, इस जगह है और ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहां से यहां लाने का बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। इस वजह से नेपाल के लिए ज्यादा बेनिफिशियल ये हो जाता है कि वो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बना करके रखे। अब देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल देकर के समझाता हूं। ये रीजन आप देख रहे हैं, ये है पीओके। ये आज के समय अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के कब्जे में है और हमारा जो अफगानिस्तान के साथ लैंड बॉर्डर लगता है वो इसी रीजन में लगता है। यहीं से हम अफगानिस्तान के साथ इंडिया का लैंड बॉर्डर टच करता है। अब समझने वाली बात यह है कि अगर हमें अफगानिस्तान के साथ कोई ट्रेड करना है या सेंट्रल एशिया की तरफ कोई ट्रेड करना है, इधर ऊपर सेंट्रल एशिया का रीजन है, तो हम पहले बेटर ऑप्शन होता अगर हमारे पास पीओके होता तो हम यहां से सीधे अफगानिस्तान जाकर के और अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया की तरफ बढ़ सकते थे। लेकिन आज हमें सेंट्रल एशिया से ट्रेड करने के लिए एक नया रूट डेवलप करना पड़ रहा है, वो है यहां पर। यहां हम बना रहे हैं एक चाबहार पोर्ट। इस चाबहार पोर्ट से हम इंडिया से कोई भी सामान यहां ले जाएंगे और यहां से फिर एक रेल रूट बना करके हम अफगानिस्तान जा रहे हैं। तो आप समझ सकते होंगे कि अगर ज्योग्राफिकल फैक्टर ना होता तो आज हमारे लिए एशिया और सेंट्रल एशिया की तरफ ट्रेड करने में ज्यादा समस्या क्रिएट नहीं होती।
तो दोस्तों अब हम अपने पांचवें पॉइंट पर आते हैं। पांचवा पॉइंट है लीडरशिप का। दोस्तों लीडरशिप का जो रोल है ना, ये बहुत बाद में आता है। सबसे पहले आता है इकोनॉमी, उसके बाद आता है मिलिट्री, उसके बाद आता है हमारा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, उसके बाद आता है हमारा ज्योग्राफी, और इन चारों के बाद लीडरशिप का रोल आता है। क्योंकि सपोज लीडरशिप चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, चाहे कितना भी अच्छा वो बोलता हो, चाहे कुछ कुछ भी हो, लीडरशिप का पॉइंट तभी आएगा जब वो इन चार क्राइटेरियाज को मेट कर ले। जब तक ये चार क्राइटेरियाज मेट नहीं होंगे तब तक लीडरशिप कुछ नहीं कर सकता है। लीडरशिप को कुछ भी करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उस देश की इकोनॉमी, उस देश की मिलिट्री, उस देश की ज्योग्राफी, ये सारी चीजें परफेक्ट पोजीशन पर हो, तभी लीडरशिप का कोई रोल आ सकता है। अदरवाइज लीडरशिप का कोई रोल आ पाना बहुत मुश्किल होता है। सपोज कि अगर कल को प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल कुछ स्टेटमेंट दे दे कि वो इंडिया पर अटैक कर देंगे, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ मालदीव कुछ स्टेटमेंट दे दे कि वो इंडिया के साथ रिलेशंस खराब कर लेंगे या इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देंगे, तो उससे हमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उनके देश की ना तो मिलिट्री स्ट्रांग है, ना इकोनॉमी उतनी ज्यादा स्ट्रांग है, ना उनका ज्योग्राफिकल लोकेशन इस तरह का है कि वो हम पर कुछ नुकसान पहुंचा सके। तो इस वजह से लीडरशिप का रोल बहुत ज्यादा बाद में आता है। अब एक लास्ट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट का। मैं आपको समझाता हूं इंटरनेशनल इन्वायरमेंट किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी को किस तरह से अफेक्ट करता है। इस बात को समझने के लिए मैं आपको दो एग्जांपल देने वाला हूं। पहला एग्जांपल है कोल्ड वॉर का। आप याद करिए कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद दो धड़े बन गए थे, एक अमेरिका का और एक सोवियत यूनियन का, और ये दोनों ही धड़े एक दूसरे के साथ एक आइडियोलॉजिकल वॉर में थे। मतलब इस वॉर में कोई गोली नहीं चल रही थी, यहां दोनों ही देश अन्य देशों को अपने पक्ष में लाने में लगे हुए थे, सिर्फ कि सारे देश इनके पक्ष में आ जाए या सारे देश इनके पक्ष में आ जाए। तो कुछ देश अमेरिका के साथ चले गए, कुछ देश सोवियत यूनियन के साथ चले गए। पर बहुत सारे ऐसे भी कंट्रीज थे जो हाल ही में आजाद हुए थे, जिन्हें या तो ब्रिटेन से आजादी मिली थी, या फ्रांस से मिली थी, या पुर्तगाल से मिली थी। तो इन कंट्रीज के साथ दिक्कत ये था कि अगर ये सोवियत यूनियन के साथ चले जाते या ये अमेरिका के साथ चले जाते तो इनका डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता। तो इन लोगों ने सबने मिलकर क्या क्या बनाया, इन लोगों ने सबने मिलकर बनाया नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट का मतलब क्या था कि हम ना तो सोवियत यूनियन के साथ जाएंगे ना तो अमेरिका के साथ जाएंगे, हम दोनों ही कंट्रीज से अच्छे रिश्ते बना करके रखेंगे और दोनों ही देशों से फायदा उठाते रहेंगे। अब अगर इसका एक और एग्जांपल देखें तो यूएस और ईरान का टेंशन। आपको मालूम है कि इंडिया जो है ये ईरान से तेल खरीदता है और हम ईरान में चाबहार पोर्ट भी बना रहे हैं। लेकिन हाल ही में 2019 के आसपास में देखने को मिला था, 19-20 में, कि यूएस और ईरान के बीच का टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इस कारण से यूएस ने बाद में फिर ईरान पर कुछ इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगा दिए थे। तो हमारे लिए ये दिक्कत आ गई थी कि अगर हम ईरान के साथ रिश्तों को खराब कर लें यूएस के सैंक्शंस के कारण, तो यूएस के साथ तो हमारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे पर फिर हमारे लिए तेल खरीदना मुश्किल हो जाएगा, तो ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं। उसके अलावा हमारा ईरान में एक प्रोजेक्ट चल रहा है चाबहार पोर्ट का, उसके अलावा हम ईरान से फिर सेंट्रल एशिया की तरफ जाने, अफगानिस्तान तक जाने के लिए भी रूट डेवलप कर रहे हैं, रेल रूट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स फिर रुक जाएंगे। तो इंडिया के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई थी कि इन दो कंट्रीज के बीच में नेविगेट कैसे करें। नेविगेट करने का मतलब क्या होता है कि मैनेज कैसे करें हम कि दोनों देशों के साथ हमारा संबंध अच्छा बना रहे। तो अब शायद आप समझ गए होंगे कि इंटरनेशनल इन्वायरमेंट किस तरह से किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करने में एक मेजर रोल प्ले करता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं सिलेबस की, कि सिलेबस क्या है और हमें पढ़ना क्या क्या है। इंटरनेशनल रिलेशंस में हमें कहां कहां से क्वेश्चंस आने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि आपको मालूम है कि टोटल 4 क्वेश्चंस हर साल पेपर 3 में इंटरनेशनल रिलेशन से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा इंटरनेशनल रिलेशन का सिलेबस। इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, देखिए सबसे पहले जो सिलेबस में मेंशन्ड है वो है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस। नेबरहुड रिलेशंस का मतलब क्या है कि इंडिया और इसके आसपास के जितने भी कंट्रीज है जिसके साथ हमारा बाउंड्री शेयर होता है, इसके साथ हमारा कैसा रिलेशन है वो हमें पढ़ना है। तो इसमें आ जाता है नेपाल आता है, भूटान आता है, बांग्लादेश आता है, श्रीलंका आता है, पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है एंड ऑब्वियसली चाइना आता है। इन सारे कंट्रीज के साथ इंडिया के रिलेशंस को हमें डिस्कस करना है और पढ़ना है। इन सारे देशों के साथ भारत के जो रिलेशन है उसका मैं फुल डिटेल्ड वीडियो एक आप लोगों के लिए बना दूंगा, तो आप उसे इस चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। इसके बाद आप देखते हैं दूसरा क्या कहा गया है हमारे सिलेबस में, वो है बायलैटरल रिलेशन, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा खुद का जो दूसरे कंट्रीज के साथ बायलैटरल रिलेशन है वो रीजनल और ग्लोबल ग्रुपिंग्स जितने भी हैं, यानी कि जैसे हमारा नैम है, कॉमनवेल्थ है, इस्लामिक कोऑपरेशन है, या फिर नाटो है, या और जितने भी ग्रुपिंग्स है वो सारे के सारे हमें पढ़ने हैं। थोड़े
बहुत उन सब पर भी फोकस करना है, या एग्रीमेंट्स इन लोगों दो देशों के बीच में जो हुआ है उसे पढ़ना है जिसमें इंडिया इन्वॉल्व है या जिसके कारण इंडिया के इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहे हैं। इस चीज को समझ गए। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट को। यह इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस, डेवलपिंग नेशंस नहीं है सॉरी कंट्रीज है, ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा। डायस्पोरा का मतलब क्या होता है? डायस्पोरा का मतलब होता है कि इंडिया के जो माइग्रेंट्स हैं जो किसी अदर कंट्री में जाकर के आज रह रहे हैं, उनका उस स्पेसिफिक कंट्री पर क्या प्रभाव है, तो इसको पढ़ना है। इसके अलावा हमें पढ़ना है इफेक्ट कि इन सभी कंट्रीज का जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं इसका पॉलिसीज का क्या इफेक्ट पड़ता है इंडिया के इंटरेस्ट पर। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज, फोरम्स, देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट। मैंडेट का मतलब क्या होता है कि ये सारे जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यूनाइटेड नेशंस है, या अदर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सब का जो भी डिसीजंस आता है उसका इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, और इन एजेंसीज के बारे में हमें थोड़ा डिटेल से पढ़ना है कि ये सब बने कब हैं, इनका बनने का पर्पस क्या है, अदर जो भी चीजें हैं। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर मैं ये पूरा का पूरा स्लाइड अपलोड कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।